नमस्कार। वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और मैं इस समय उस जगह पर हूं जहां आज के दिन बहुत रौनक होनी चाहिए थी, क्योंकि ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का कार्यालय और आज है ग्लोबल टाइगर डे। यानी कितना बड़ा अवसर है। ये वो जगह है जहां पर बताया जाता है कि हमने टाइगर लगभग दुगने कर लिए हैं। जो 2010 में एक उद्देश्य था कि दुनिया में टाइगर की संख्या दुगनी करनी है, तो वो यहाँ दुगनी हो गई है। देश में दुगनी हो गई, यहाँ भी दुगनी हो गई। तो यहाँ चलूंगा, मेरे साथ कुछ बहुत खास मेहमान है हमारे साथ में। एक एक करके बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप अमिताभ जी, आप तो जाने माने वन्य जीव प्रेमी हैं, आपका स्वागत है वन इंडिया में। धन्यवाद शिवेंद्र जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो मैं तो नोएडा से चल के आया और दिमाग में ये था कि यार यहाँ पर मुझे टाइगर के बारे में वो सब कुछ उत्सव मनाता दिखेगा या कुछ मिलेगा। आज वो सब यहाँ सुनसान क्यों पड़ा है? देखिए, पूरे प्रदेश का एक जो ग्लोबल टाइगर डे है वो लखनऊ के प्राणी उद्यान में मनाया जा रहा है और उसमें प्रदेश के सारे एफडीज, डीडी और डीएफओज सबको वहीं बुलाया गया है। इसलिए यहाँ ये आयोजन नहीं, पहले ये आयोजन पीलीभीत में तय था, लेकिन यहाँ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो गई। क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो गई? मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं यहाँ पर हुई, इसके चलते इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल, आपके पास फिर दोबारा आऊँगा। सर, आप भी काफ़ी वरिष्ठ जो हैं जर्नलिस्ट हैं और इस क्षेत्र में आपने वन विभाग को भी बहुत करीब से देखा है। तो यहाँ पर जैसा कि आदित्य जी ने और अमिताभ जी ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी, मैं इसको समझना चाहता हूँ कि वो वजह एक सामान्य सी बात है या वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन, समझदारी की, उनको दूर करने का कोई रास्ता भी है? नहीं, सामान्य सी घटना नहीं है। यहाँ पे जो मानव वन्य जीव की घटनाएं हैं, उनका बढ़ता हुआ दौर जो है, उसकी एक बहुत ख़ास वजह है। हम लोग यहाँ पे TX2 अवार्ड लेके बैठे हुए हैं। 10 साल के पीरियड में टाइगर संख्या दुगनी करने पे वो अवार्ड मैं दिया सर जाता बीच है। बीच में अपने हिंदी दर्शकों के लिए थोड़ा सा आपसे, जो आप अवार्ड की बात कर रहे हैं वो क्या होता है वो भी थोड़ा सा बताएं। TX2 अवार्ड एक ग्लोबल अवार्ड है, जो कि जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं विश्व में, उनमें से पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक पहला टाइगर रिजर्व था जिसको ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पे 2014 में अगर मैं बात करूँ, 2014 में यहाँ पे सिर्फ 23 टाइगर थे और 2018 में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो नेशनल टाइगर एस्टिमेशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें टाइगर संख्या थी 65। तो ये दुगने से भी कहीं ज़्यादा थे। तो इसलिए इसको TX2 अवार्ड दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। लेकिन हमारी अपनी पीठ थपथपाने के पीछे जो एक दुर्भाग्यपूर्ण फेज है इस बढ़ती हुई टाइगर संख्या की वजह से बढ़ता हुआ जो मानव वन्य जीव संघर्ष है, उसकी तरफ मानव जीव संघर्ष में थोड़ा सा ही पूछा, क्या पिछले ऐसे हुआ तो काफी, हमने संख्या बहुत ज्यादा हुई है मानव जीव वन्य जीव संघर्ष में जो जाने गई हैं किसानों की, वो कितनी पहुंच गई हैं और इधर 2-3 महीने में भी क्या ये संख्या बढ़ी है? देखिए, फरवरी 2016 से लेके और 17 जुलाई 2025 तक यहाँ पर 67 लोगों की जान गई टाइगर अटैक्स में। फिर उसके बाद अब क्या? और उसमें से उसके मैं आपको वजह बता रहा हूँ। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 620 स्क्वायर किलोमीटर का, वो वन्य जीव जितने भी साइंटिस्ट हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, जैसे मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो डॉक्टर कमर कुरैशी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, डॉक्टर राजेश गोपाल ग्लोबल टाइगर फोरम के सेक्रेटरी जनरल, ऐसे एमिनेंट लोगों का ये मानना है कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टाइगर कैरिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 35 से 40 के बीच में है। और ये टाइगर कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ हो कितने गए? अब यहाँ पे हो गए हैं, जो 2022 की रिपोर्ट थी नेशनल टाइगर एस्टिमेशन की, उसमें 71 प्लस है। लेकिन 71 प्लस में 2022 की रिपोर्ट में जो 1 साल से कम के टाइगर कब से उनको इंक्लूड नहीं करा गया था, वो भी अब मैच्योर हो गया बढ़ जाएंगे। तो इस समय मैं समझता हूँ कि 80-85 टाइगर्स की मौजूदगी होगी। तो सर ये जो हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो इसका इलाज क्या है? क्या मतलब इलाज उसका ये है कि एक राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत है जिसमें जो ओवर पॉपुलेटेड टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ से टाइगर्स को उन टाइगर रिजर्व्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रिलोकेट करा जाए जहाँ की टाइगर्स या तो नहीं है या तो टाइगर्स बहुत कम है, लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो लगभग तराई के समकक्ष है। मिलती जुलती। मैं आपके पास फिर से आता हूँ।
पहले मैं मेरे दिमाग में वन्यजीव प्रेमी की तरफ घूमने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि वन्यजीव प्रेमी जो होता है उसका एक अलग दिल अलग से काम करता है कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे टाइगर हो गए, 85 हो गए, तो अब आप क्या सोचते हैं, इनको ले जाना में आपका दिल करेगा या ले जाने इसका कोई और तरीका आप भी सोचते हैं, या भाई वन्य जीव के हित में यही ठीक होगा? शिवेन जी, जहाँ तक मैं केशव जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आपको शायद याद होगा 2014 में यहाँ से एक टाइगरस निकली थी, अमरिया क्षेत्र में उसने अपना मुकाम बना लिया था। वहाँ 13-14 टाइगर हो गए थे। आज की स्थिति में वहाँ एक भी टाइगर नहीं है। तो बाघों को सुरक्षित करने के लिए सबसे ज़रूरी है इनको ट्रांसलोकेट किया जाना। हालांकि अभी एक हाल में एक रिपोर्ट आई है, उसमें यहाँ की कैपेसिटी 96 बताई है कि 96 टाइगर रह सकते हैं, संख्या जो है रह सकती है। लेकिन फिर भी बाघों की सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ जो अधिक बाघ हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो हम बात करते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व की 5 रेंज और जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन है उसकी 3 रेंज, कुल मिला के 8 रेंज हैं। और 8 रेंजों में हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल एक है। एक साथ अगर कई घटनाएं, इस समय कई टाइगर बाहर निकले हुए हैं, तो हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल ही नहीं है। हम कैसे उनको मतलब मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ तो मैं समझ, अगर मैं गलत समझाऊं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अगर एक साथ एक से ज्यादा टाइगर निकल जाते हैं, उनका रेस्क्यू करना है, तो बाकी घूमते रहेंगे और एक पे हमारा फोकस रहेगा, ये बोल रहे हैं ना? हाँ, यानी कि बाकी घूम करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएंगे नहीं कह रहा, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि शासन में जो लोग बैठे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, वन मंत्री ये आश्वस्त करते हैं। जुलाई में होटल सोलिटर में एक वर्कशॉप हुई थी वाइल्ड लाइफ की, उसमें टाइगर्स पे, तो जब मैंने ये मुद्दा उठाया था कि रेस्क्यू वाहन की बहुत कमी है, तो उन्होंने कहा आपको 3 रेस्क्यू व्हीकल मिल जाएंगे। और लेकिन 3 क्या, अभी एक ही हमारे पास है। हमारे पास यहाँ संख्या कम है। अगर बाघों को बचाना है तो रेस्क्यू, आदमी को ही बचाना है तो रेस्क्यू व्हीकल्स होना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से मेरा जो अब जाने का जगह हो गया एक्टिविस्ट की तरफ, क्योंकि वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वन्य जीवों को लेकर के तमाम सूचनाओं को इकट्ठ करते हैं और तमाम तरह के एक्टिविस्ट ही कहूंगा कि किस तरीके से चाहते हैं सरकार को सचेत करते हैं अपने पत्रों के माध्यम से, तमाम जीवों के माध्यम। तो जो अभी अमिताभ जी ने बात कही, आपने किस तरह का, आपने क्या क्या सोचा है बाघों को सुरक्षित करने के लिए, इंसानों को सुरक्षित करने के लिए, वन्य जीव और मानव के संघर्ष को करने के लिए आप कैसे देखते हैं इस चीजों को? देखिए, ये बहुत खेद का भी विषय है और बहुत हर्ष का भी विषय है। हमारे यहाँ पीलीभीत में एक विलुप्त प्रजाति के जो पूरे विश्व में एक संकट है, तो बाघ बहुत अधिक संख्या में, ये बहुत खुशी की और हर्ष का विषय है। लेकिन उसके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं वो रोष का भी हिस्सा है, क्योंकि जो अपने परिजन को खोता है उसका दुख की संतावना देने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम मतलब उसका दुख दूर कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत खेदपूर्ण विषय है। इसमें मेन जिम्मेदारी जैसे क्या है कि TX2 अवार्ड हम लोगों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीलीभीत में। तो हमारी सरकार, हमारे जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं, जब अवार्ड की बारी आती है लेने को तो वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उसके साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जनता पर या चंद लोगों पर, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अफसर हैं। और यहाँ तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व की मैं बात करूँ तो हमारे ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 15-15 महीने से वेतन नहीं मिला। ये कौन से कर्मचारी? सरकार तो क्या वेतन? दैनिक भोगी। वो किस तरह, वो उनका क्या पद होता है? मान्यदेह पर कई, तो इधर आ जाइए पास में, तो वो क्या पद होता है उनका? मान्यदेह पे बाचर हैं और जो मतलब देख रेख करते हैं, वो मॉनिटरिंग के लिए। अभी मैं बात कर रहा था केशव जी से, तो उन्होंने बताया कि आपने PM को लेटर लिखा। वो लेटर क्या है, क्या करवाना? लेटर में ये है कि मैंने नेपाल राष्ट्र के भांति, जैसे नेपाल राष्ट्र में ये है कि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को लेकर वहाँ की जो सुरक्षा है वो सेना के हवाले है। तो उससे क्या है, सेना पे एक विशेष अधिकार होते हैं, कोई भी जाने से जंगल में डरता है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद जो जंगलों की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रही है, तो ऐसे ही भारत देश में भी ये सुरक्षा, ये आपने PM को एक लेटर ये लिखा है, जो मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बताऊं। मकसद ये है कि जो पूरा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे उसकी सुरक्षा, इनकी ऐसी डिमांड है कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि सेना के हवाले कर दी जाए, ताकि वहाँ कोई असामान्य जन घुस ना सके, असुरक्षा की भावना, असुरक्षित होकर ना घुस सके, और वहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना हो जो टाइगर रिजर्व बदनाम और मानव और वन्य जीव संघर्ष सामने आए। मेरे साथ में सुरजीत अवस्थी, सही नाम ले पा रहा हूँ मैं आपका?
अवस्थी जी, आपने जब मैं आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो आपने यही कहा कि मैंने मानव वन्यजीव संघर्ष को ज़्यादा करीब से कवर किया है। ये वीडियो जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी उम्र आप देख रहा होगा तो ये उनकी फिटनेस ऐसी कम लग रही, लेकिन 15 साल से इस क्षेत्र में है और ज़बरदस्त तस्वीरें इनकी वायरल होती हैं। सुरजीत जी, तो अभी जो कश्यप जी ने बात की उससे जोड़ के मेरी बात समझ में आई, सेना की आवश्यकता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे अनऑफिशियल तरीके से चाहे आमजन हो चाहे लोग हो, क्या घुसते हैं, उनको रोकने का ये भी एक वजह है। देखिए, यहाँ का जो आप इतिहास देखेंगे तो 2014 में टाइगर रिजर्व तो जरूर घोषित कर दिया गया, लेकिन जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए थे, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अपना उतना स्टाफ नहीं जितना होना चाहिए, लगभग 50% से भी ज़्यादा खाली है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर जगह जंगलात वालों का पहरा होना संभव नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं 60 गार्ड भी देखी जाती है, तो आम जन घूमने के लिहाज से कई लोग घुसते हैं और उन्हीं का सहारा लेके कई बार ऐसा भी दिखा गया मतलब वीआईपी कल्चर मोदी के कहने के बावजूद यहाँ पे वन विभाग में काम कर रहा है। बीते समय में यहाँ के हमारे एक माननीय उन्होंने जो कहा था जब पहली बार पीएम बने थे कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, लेकिन जब टाइगर रिजर्व में आते धमक चलती है यहाँ पे। ये भी देखा गया है कि तमाम पोचिंग की घटनाएं हुई हैं, समय समय पे छापे भी पड़ते हैं, तमाम लोग पकड़े जाते हैं। यहाँ पे लंबे समय से एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भी डिमांड उठाई जा रही है। ड्राफ्ट बनता है, शासन में जाता है, लेकिन वो फाइल वहीं की वहीं दबी रह जाती है। केशव सर, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इन बच्चों ने जो बताया बात अपने अनुभव के आधार पे कि मेरा इस कार्यक्रम बनाने का मकसद, या कई बार लोगों को ये लग सकता है कि मैं टाइगर से होने वाले खतरों की तरफ ज़्यादा मतलब दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हमारे दिमाग में वन्य जीव के प्रति घबराहट पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई, क्रोध पैदा हो गया, तो सर उस तरह की घटना भी हो जाएगी जो मैंने देखा था, लाठियों से डंडे से पीट के एक टाइगर को मार दिया गया। और हमारा वो देश है जिस देश में भगवान शंकर के गले में सर्प है। हमारा वो देश है जहां दुर्गा माता के नीचे शेर हैं। यानी कहीं ना कहीं वो धार्मिक आधार पे एक संदेश देने की कोशिश है, जब भगवान हमारे इनके साथ हैं तो हम इन्हें मार नहीं सकते, प्रकृति के लिए जरूरी है, भले ही ये बेहद खतरनाक हैं, इनसे खास तरह का प्रेम और संरक्षण की आवश्यकता है। ये मैं आपको भारत की संस्कृति और धार्मिक आधार पर भी बताना चाहता हूं, और यही कानून भी कर रहा है और यही वन्यजीव प्रेमी भी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये आज जो कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसके पीछे जो आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी सूचना काम कर रही है, वो ये है, वो सिर्फ ये वजह है कि प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, या ये वजह भी है कि यहाँ की जनता के अंदर रोष है? पिछले 3 महीने के अंदर में 1 अप्रैल से अब तक 7 लोगों की जानें जा चुकी है, इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। नहीं, एग्जैक्टली यही वजह है कि जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। 14 मई से लेके और 17 जुलाई के बीच में 7 लोगों की जान गई है और बहुत ज़्यादा आक्रोश है। एक टाइगर्स ने तो मतलब एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस इसको कहना चाहिए, 5 किलोमीटर के रेडियस में बसे हुए गांव में 3 हमले करके लोगों को मारा और एक 18 साल के बच्चे को और एक और महिला को बुरी तरह जख्मी भी करा। तो वो जो आक्रोश है, उस आक्रोश की वजह से यहाँ कार्यक्रम स्थगित करा गया है। यानी कि जो प्रशासन है वन विभाग का, टाइगर रिजर्व का, वो बैकफुट पर है जनता के आक्रोश को देखते। बिल्कुल बैकफुट पे है। और ये आक्रोश बजाय, देखिए हम बात कर रहे हैं सहिष्णुता की, हम बात करते हैं कि भाई टाइगर और मानव के बीच में एक कोएग्जिस्टेंस का कंसेप्ट अडॉप्ट करा जाना चाहिए, लेकिन अडॉप्ट कहाँ करेगा, कैसे करेगा? जब जान चली जब जान चली जाएगी, बच्चों की जान के ऊपर खतरा होगा, परिवार के सदस्यों के ऊपर खतरा होगा, तो आदमी कोएग्जिस्टेंस को कहाँ एक्सेप्ट करेगा? और यही वजह है कि जब कोई टाइगर दिखाई देता है तो वो जो आक्रोश होता है लोगों के अंदर, लाठी डंडे लेके दौड़ते हैं शोर मचाते हुए, उसमें सिर्फ टाइगर मतलब लोगों के ऊपर खतरा नहीं होता है, टाइगर की जो एक नेचर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आदमी को देख के वो एक तरफ हो जाता है, हमला नहीं करता है, वो उसकी नेचर चेंज हो रही है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके अंदर हमला करने की प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। ये सबसे बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, जिसकी तरफ से न सरकार संजीदा है और ना हमारे अधिकारी संजीदा है। मैं कैसे भी एक चीज़ और, जब मैंने कभी 1-2 और भी टाइगर की रिजर्व की रिपोर्टिंग पे आया और घटनाओं की रिपोर्टिंग पे आया, तो मैंने सुना, मैं कितना सही हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने सुना कि इसमें अगर थोड़ा सा कृषि अधिकारी भी, यानी कृषि विभाग, मतलब एक तरीके से लोगों को जागरूक करे, किसानों को, मैं नहीं जानता उसका कितना परिणाम है, थोड़ा बहुत भी हो सकता है, कि जो गन्ने की फसल है उसकी जगह दूसरी ऐसी फसलें जो उनके लिए अधिक लाभकारी हों, वो टाइगर रिजर्व
का जो भी एरिया, कौन सा आप बफर एरिया बोलोगे, जो भी बोलोगे आप, जहाँ शुरू होता है उससे 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर तक दूसरी लाभकारी फसल की अनुमति मिले, या उनको सीख दे, या उनको मुआवजा कुछ ऐसा करें कि किसान लाभान्वित भी हो और वहाँ पे गन्ने की फसल ना उगाई जाए, जिससे वो अपने एक तरीके का उसका जो प्राकृतिक आवास समझता है वो गन्ने की फसल को बेंत की जगह पर, तो वह नहीं आएगा। ये क्या मेरा मानना गलत है या ऐसा संभव है? आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन गैप कहाँ पे है? आप किसी फार्मर को अगर क्रॉप साइकिल चेंज करने की अगर एडवाइस देंगे और दूसरी फसल उगाने की सलाह देंगे, तो वो दूसरी फसल तब उगाएगा जबकि आप उसको बाकायदा उस फसल की पूरी जानकारी पूरा देंगे। जानकारी दें, जानकारी भी खरीदारी देंगे, करें। जानकारी देंगे, आप उसकी नर्सरीज डेवलप करके उसको बताएंगे फसल कैसे उगाई जाती है, बीज कहाँ से मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी मार्केटिंग कहाँ होगी। मार्केटिंग का मैं आपको बताऊं कि 2014 की ये बात है, मैं बाबा रामदेव के मिला था जाके। मैंने यहाँ पे सीमैप में डॉक्टर AK सिंह हुआ करते थे, सीमैप के डायरेक्टर, उनको मैं अप्रोच करा था कि यहाँ पे हर्बल और एरोमेटिक क्रॉप्स पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 500 मीटर की चौड़ाई में पूरी पेरिफेरी में यहाँ पे अगर उगाई जाती है, तो एरोमेटिक क्रॉप्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको जो तृणभोजी जीव हैं जिसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, वो चढ़ते नहीं है उसकी एरोमा की वजह से। मतलब मैं अब फिर समझ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और गहराई में समझूंगा। तृणभोजी शब्द इस्तेमाल किया, उसका मतलब वे लोग पत्ता खाते हैं। और एक समस्या ये है कि जंगल के अंदर जो पत्ता भोजी हैं, तृणभोजी हैं, उनको खाने वाली घास कम है, और अगर दूसरी ऐसी फसल जंगल के नज़दीक होगी जिसको तृणभोजी खाएंगे, तो उनका शिकार करने वाले जानवर भी वहां आएंगे। इसलिए केशव जी ये बता रहे हैं कि फसल गन्ने के अलावा जो दूसरी हो वो ऐसी हो जिसे तृणभोजी ना खाएं और गन्ने का सब्स्टिट्यूट भी हो, पैसे के मामले में, फसल के मामले में। और उसके लिए कई विभाग जिम्मेदार है, कृषि विभाग। आप केवल टाइगर रिजर्व को नहीं कर सकते, आपको एक चारों तरफ से एक अप्रोच करनी होगी, उसमें अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी होगी। ऐसा ही है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इसमें एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए पतंजलि एक बहुत बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है। और बाबा रामदेव को जब मैं मिला था तो उन्होंने कहा कि हम जितना भी प्रोड्यूस है पीलीभीत ज़िले की और पीलीभीत ज़िले के आसपास भी अगर लोग उसको उगाते हैं तो हम वहाँ से उसकी परचेजिंग कर लेंगे। बात से मुझे थोड़ा सा एक तो हंसी सी आई इस बात से, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी अजीब हैं। अगर बाबा रामदेव को सरकार ने ये टाइगर रिजर्व के आसपास किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ दे दी तो राजनीतिक बखेड़ा भी खूब होगा। भाई इन्हें तो लाके इन्हें तो अरबपति और टाइगर रिजर्व से ही माल नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर हम रेम्यूनरेटिव अगर क्रॉप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसी अगर फसल उगाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, कि जिसको हर्बीवोर्स चरे ना, उसको ना खाएं, क्योंकि बिल्कुल अगर वो तो बाबा रामदेव के अलावा और भी तो होंगे। नहीं, डाबर जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली मिले कंपनीज इसलिए आपने बात, लेकिन मैं उनको इसलिए मिला था बिल्कुल, क्योंकि वो हरिद्वार में है, उनका प्रोडक्ट की मार्केटिंग डिमांड बहुत है, और हरिद्वार यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने के लिए तैयार थे, अगर उनको एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन कर लिया जाता है रॉ मटेरियल का। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे उसमें ना तो अधिकारियों ने उसमें कोई इनिशिएटिव लिया और ना हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई। तो मैं वन्यजीव प्रेमी फिर आपके पास अग्नोत्री जी, मुझे सबसे अलग अलग इनपुट मिल रही है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि अतरे बड़ा गहरी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल पा रही है। तो सवाल ये आया कि वन्यजीव का प्रेम करना और वन्यजीव को बढ़ाना, उसके साथ साथ केवल टाइगर रिजर्व प्रशासन जो है ये अपनी निश्चित एक ड्यूटी जैसी अप्रोच कर रहा है, ना कि ये कर रहा है कि भाई इसमें कोई उसे जुनून है, इसके लिए प्यार है वन्यजीवों से, नौकरी। अगर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट का जो है प्रशासन वो सारे विभागों को लेकर उनकी जिम्मेदारी बांट करके, जैसे केशव जी ने इतनी बढ़िया चीज बताई, उन सबको करके क्या संभव है ये सब बचाना? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाल में जब से मनीष सिंह आए तो कई MOU साइन हुए हैं। एक तो M3M फाउंडेशन है, वो सेला क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। दूसरा, अभी यूनिटी बैंक से एक टीम आई थी, उनसे MOU साइन हुआ है, वो लोग यहाँ सेला में हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। तो काम तो हो रहा है। हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से क्या फायदा हो सकता है? उससे फायदा ये होगा कि उस आसपास के क्षेत्र में हल्दी बहुत उगाई जाती है। अच्छा, तो वो तृणभोजी नहीं खाते हैं उसे क्या? ना तृणभोजी ये सब ऐसा ही है क्या हल्दी को?
आप उसकी गहराई में घुसे हुए, इसलिए मैं इस सवाल को आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। क्या हल्दी की फसल अगर लगाई जाती है तो उसको तृणभोजी नहीं खाते हैं क्या, नहीं या कम खाते हैं? कम खाते हैं, लेकिन खाते हैं। खाते हैं। चलिए, तो ये एक चीज़ है, थोड़ा सा रुकाव हो सकता है। तो आप ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो आप लोगों की क्या सोच है इसको रोकने की, और कितना आप वन्यजीवी प्रेमी की वजह से आज कितना हताश हैं? नहीं, हताश तो मैं नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि ये बात तो सही कार्यक्रम है। ना होने से नहीं, वो हताशा मैं नहीं मानता उसको। कार्यक्रम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं वो टाइगर रिजर्व के नाम पे रोटियां तो सेकते हैं, लेकिन जब टाइगर रिजर्व के मुद्दे आते हैं, अब सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मालूम क्या है कि हमारे पूरे वेटनरी में एक डॉक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो डॉक्टर है वो पूरे प्रदेश में घूमा फिरता है। कभी रहमान खेड़ा में वो टाइगर का वो करता है, कभी बिजनौर में वो लेपर्ड को रेस्क्यू करता है, कभी वो और कहीं जाता है। एक डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर। अब ये और स्थिति खतरनाक होने जा रही है कि इनका एक कैडर बनाया जा रहा है, और कैडर बनाने में नए लोग आएंगे, उन्हें समझने में लंबा समय लगेगा। तो मैं अब इस कार्यक्रम को, चूंकि काफी गहन डिस्कशन हो गया सर, मैं आपसे लास्ट में 10-10 सेकंड आपसे पूछूंगा, और सीधा सवाल पहले कश्यप जी शुरू करता हूँ। क्या आपको लगता है कि लोग जागरूक हैं, एक्टिविस्ट जागरूक हैं, वन प्रेमी जागरूक हैं, और उनकी जागरूकता की जो चीजें सलाह देते हैं उस पर सरकार गंभीर नजर आती है? बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है। जैसे सर ने बोला है कि बहुत सीनियर हैं ये लोग और बहुत अनुभव भी है इन्हें। हमारे यहाँ पीलीभीत में एक फार्मेसी भी है, अगर वो चाहें तो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जो सलाह देते हो, जैसे उन्होंने बताया कि सलाह बहुत दी, लेकिन क्या सरकार उस पर स्टेप उठाती नजर आती है? सरकार या प्रशासन कह लो, केवल कागजों में वो सारी चीजें हैं, कागजों में वो धरातल पर सारी बिल्कुल चीजें। नहीं। सुरजीत, आपको क्या लगता है कि वन्य जीव या जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो अभी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वन्य जीवों को भी खतरा है और आम लोगों को भी खतरा है? आप क्या बोलते हो, कितना आप सहमत हो? बिल्कुल खतरा वन्य जीवों को भी है और लोगों को भी है। जैसे अभी आंकड़ा बताया था कि 67 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन किसे जिम्मेदार मानते हो इसे आप? देखिए, जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। जागरूकता की कमी बहुत है। जैसे आपने बात की जागरूकता की, कुछ लोग जागरूक हैं, लेकिन जंगल से सटे इलाकों में रहने वालों की अगर जागरूकता की बात करें तो उन तक जागरूकता बहुत नहीं है। सबसे पहला कि अगर आप उनको फाइनेंशियली मजबूत करेंगे तब वो जागरूक होने का सोचेंगे। फाइनेंशियली आपका पॉइंट पे आ गया ये तो, कि अगर कुछ उनको ऑप्शन भी देते हो तो जब तक देखिए, आपका उनकी आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है, अदरवाइज आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में डिस्पैरिटीज़ बहुत है। महाराष्ट्र सरकार एक का हमारा वन्यजीव संघर्ष में हुई मौत का मुआवजा देती है 25 लाख रुपया, वहीं यूपी में वो मुआवजा मिलता है 5 लाख रुपया। तो एक आदमी की जान की कीमत अगर 5 लाख एक देश में अलग अलग कैसे हो सकती है? अगर 25 लाख रुपया आप दे रहे हैं तो किसी हद तक आप आदमी को कंसोल कर सकते हैं, फैमिली को आक्रोश कम हो सकता है। मुआवजे पे फिल्म भी बन गई, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे 10 लाख मुआवजे पे आप 25 लाख कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुआवजा किसी की जिंदगी की कीमत तो नहीं हो सकता। इसे रोकने के लिए मैं आपसे सीधे तीन सीधे सवाल 10-10 सेकंड के पूछता हूँ। क्या मतलब बिल्कुल हाँ नाम है, क्या यहाँ के पॉलिटिकल जो पावर है, वो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनमें आपको लगता है कि इस तरफ जो है पूरी तरीके से चौकन्ने हैं? नहीं, पूरी तरह तो मैं चौकन्ना नहीं मानता इन लोगों को। क्या जब किसी किसान की, नागरिक की, ग्रामीण की मौत होती है तो वहां पे सांत्वना के अलावा भी कुछ आगे कार्रवाई नजर आती है? नहीं, वो टीम पहुंचती है, मुआवजा देती है, चली आती है। आगे ना हो इसके लिए कुछ नहीं? नहीं, वो उतना अभी पीलीभीत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और है भैया, पीलीभीत ODF जिला है, लेकिन आप सुबह आप निकलिए जंगल के किनारे के गाँव में, आपको हाथ में बोतल लिए हुए या लोटा लिए हुए लोग निकलते हुए दिखाई देंगे। और जब मालूम है कि टाइगर रिजर्व है, पास में जंगल है, बाघ भी हो सकता है, तेंदुआ भी हो सकता है, सियार भी हो सकता है, आप बोतल लेके चले जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो हमने कोशिश की आपको बताने की कि टाइगर रिजर्व पे जब हम यहाँ आए तो हमें जब कार्यक्रम नहीं हुआ तो हमें लगा कि यार इतना बड़ा टाइगर रिजर्व, दुनिया में इसका नाम, और यहाँ नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह भी सामने आई, क्योंकि जनता का आक्रोश है। लेकिन कई हल भी समझ में आए। केशव जी ने बताया कि थोड़े थोड़े कदमों से हम इसको कम कर सकते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ के ख़त्म भी कर सकते हैं। किस तरह की खेती की बात की टाइगर रिजर्व के चारों ओर, किस तरह से हम प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं, यानी कि PPP मॉडल बोलेंगे ना इसको, इस मॉडल को भी ला करके हम व्यवसायियों को इसमें ला करके किसानों को फसल का बेहतर पैसा दिलवा करके, कुछ संस्थाएं आपने बताया कर भी रही हैं, आप लोगों ने बताया था मुझे, कश्यप जी ने, तो वो जो कर रहे हैं उन सबको
और ज़्यादा प्रशय देने की ज़रूरत है, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और इस तरीके से हम वो जो ख्वाब है, वन्य जीवों का ख्वाब है, भारत की संस्कृति का ख्वाब है, वो हम पूरा कर सकते हैं। क्या पूरा कर सकते हैं कि वन्य जीव भी जंगल में खूबसूरती के साथ विचरण करे और हम अपने बच्चों के साथ आएँ, उसको दर्शन करके, ना सिर्फ दुर्गा माँ के नीचे मंदिर में, बल्कि अपने बच्चों के साथ उस वाहन पर जंगल के कर सकें। और उसके साथ साथ आसपास का किसान खुशहाल हो, वो सोचे कि ये वन्यजीव बढ़ रहे हैं, इससे पर्यटन बढ़ रहा है, हमारी रोजी बढ़ रही है, ना कि हमारी ज़िंदगी जा रही है, ना कि हमारी ज़िंदगी छीनी जा रही है। ये दो चीज़ों में जो अंतर है वो हमें ख़त्म करना है और इसके लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे आप लोगों ने सबने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ और बड़े बड़े मुद्दों के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल वन इंडिया के साथ धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.